संभालो अपने आप को और बैठो। चलो जी मैम, चलो। क्या ये डरो थोड़ा। चलो गुंडे जल्दी से आओ। चलो गुंडे जल्दी से ऐलान हो जाओ। लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी। यस, गुड। चलो कुछ नहीं, कुछ गधे बैठे हैं यहाँ पे। चलो गधे। हे भगवान, सच बता रहा हूं तो मुझे भी नहीं पता चला कि क्या हुआ अभी। मैं एक व्यक्ति को गधे बोल रहा था, 4 लोग आ गए, मुझे बोला क्या, मुझे बोला क्या। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्या हो गया। सभी हो पर ठीक है, उस टाइम पे मैं स्पेसिफिकली इन दोनों को बोल रहा था, पर ठीक है सब लोग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस चलो अब सुनो मेरी बात। अरे सुनो मेरी बात, संभालो अपने आप को गधों। पार्ट 2, लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर्स। यस आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। I'm going to miss you guys, but let's complete one topic. EBP. EBP पूरा होने दो मुझको. Yes, yes. नहीं नहीं वो नहीं हो गया, वो बस जो ये प्रोविजनिंग नॉर्म से ये नहीं पढ़ना है हमको, ये इसमें मिस्टेक है, इसका मैं करेक्टिव चार्ट बना के आपको भिजवाऊंगा। NBFC इज डन, इधर आओ। NBFC इज डन, उसका प्रोविजनिंग आपको नहीं पढ़ाया है, उसमें मिस्टेक्स है कुछ, तो उसका एक करेक्ट चार्ट बना के मैं आप तक पहुंचा दूंगा, तो इसको छोड़ दो आप। और उसमें आपको मॉड्यूल वाला चार्ट भी नहीं पढ़ना है। कोई व्यक्ति कभी मॉड्यूल भी रेफर करता है, मॉड्यूल के चार्ट में भी मिस्टेक है, तो प्रोविजनिंग नॉर्म जो है उसका एक प्रॉपर करेक्टिव चार्ट मैं बनवा के आप तक भिजवाऊंगा। NBFC हमारा हो चुका है, यही। चलो एक गधे, अब हमको एक छोटी चीज पढ़नी है, दैट इज EBP। EBP पे आओ एक बार, EBP पे आओ। अरे तो क्या हो गया। सुनो मुझे पता नहीं, सवाल ही बता, मैं क्या कह रहा हूँ, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पता नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, इट्स अ गुड थिंग। नहीं नहीं नहीं, सुधांशु नहीं रोएगा। What time do you guys have your lunch break? 1:45 पे you guys have your lunch break क्या जनरली, but it's not fixed क्या। ये हाँ बाकी है क्या, ये मैं मंगवा देता है। हाँ हाँ टेंशन मत लो, कुछ भी कुछ भी। गधों चलो जरा, ऐसे मत करो यार आप। अच्छा चलो इधर आओ गधों, डोंट डू इट, है ना। चलो इधर आओ। यस गुंडे, एवरीवन हियर, वी टॉकिंग अबाउट EBP एंड आई नो आई नो आई नो, करते हैं कुछ आपके लिए। यस 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 यस, संभालो अपने आप को। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर मैकेनिज्म, यही हम लोगों ने कल शुरू किया था इसको। दिस इज पेज नंबर 14.10। हम लोगों ने कल पढ़े थे, 2 प्लेटफॉर्म्स पढ़ चुके हैं, फिर हम EBP शुरू कर चुके थे।
हमने ये समझा था कि ईबीपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है क्योंकि भारत में जब भी कोई सिक्योरिटीज को इशू करते थे, व्हेनेवर वी इशू सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज को प्राइवेट प्लेसमेंट पे पर्सनल नेगोशिएशन करके बेचा जाता था कि हम लोग, कोई भी एक इशूअर है वो पर्सनली नेगोशिएट करता था बायर्स के साथ में, क्यूआईबीज बड़े बड़े लोगों के साथ में, कि आप इतने शेयर्स दे लो, हम इतने डिबेंचर्स दे लो, इतना लोन हमको चाहिए, इतना डेट सिक्योरिटी ले लो, इतने बॉन्ड्स दे लो, एंड देयर आफ्टर वो पर्सनल नेगोशिएशन के बाद में प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू होते थे, फिर वो लिस्ट होते थे। तो ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल लैक करता था करंट सिस्टम। इसके लिए सेबी लेकर आया ईबीपी मैकेनिज्म। होगा जो हो रहा है वही होगा कि इशूअर अपनी सिक्योरिटी इशू करेगा बड़े बड़े क्यूआईबीज वगैरह लोगों को, बट अब उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आ गए कि इस प्लेटफॉर्म पे होगा, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, दैट इज ईबीपी मैकेनिज्म। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। यहां तक, कहां तक, यहां तक बेसिक चीज हमने पढ़ी थी कि कैसे होगा। हमने दो चीजें पढ़ ली थी ईबीपी मैकेनिज्म के अंदर। एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स ऑन ईबीपी प्लेटफॉर्म, कि ईबीपी प्लेटफॉर्म पे कौन पार्टिसिपेंट्स है, कौन ले सकते हैं सिक्योरिटीज, क्यूआईबीज या फिर कोई और व्यक्ति ऑन इनवाइट बेसिस। याद आ रहा है कि अगर मान लीजिए आज मैं इश्यूअर हूं, रिलायंस इज प्लानिंग टू इशू सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तो जो क्यूआईबीज हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। रिलायंस सेपरेटली 10 लोगों को भी इनवाइट करना चाहता है कि आप भी पार्टिसिपेट कर लो, तो रिलायंस उनको भी इनवाइट कर सकता है। तो इन्वेस्टर्स जो डेट सिक्योरिटीज खरीदेंगे वो होंगे क्यूआईबी या एनी नॉन क्यूआईबी व्हिच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द इशूअर। डन। फिर आता है कि कौन यहां पे इशू कर सकता है, आखिर सिक्योरिटी इशू कौन कर सकता है। तो हमने लास्ट टू लास्ट हमारे कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि सिक्योरिटी इशू करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो आप डेट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, अगर सिंगल इशू है और 50 करोड़ से ज्यादा का है या उतने का है, इंडिविजुअल इशू अमाउंटिंग टू 50 करोड़ और मोर, या फिर शेल्फ इशू है और एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी इशू हो रहे हैं दे आर अमाउंटिंग टू 50 करोड़ और मोर, या फिर हमारा इस साल का सब्सीक्वेंट इशू है और ये टोटल पिछला और ये इशू मिला के इज अमाउंटिंग टू 50 सीआर और मोर। इस केस के अंदर हम ईबीपी मैकेनिज्म पे आके अपना प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। याद आ रहा है? फिर हमने पढ़ा था अगर कोई परपेचुअल सिक्योरिटीज हैं या फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं नॉन इक्विटी वाले जो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से इशू हो रहे हैं, तो वो भी ईबीपी मैकेनिज्म पे हो सकते हैं। तो 50 करोड़ वाला लिमिट हो गया। 50 करोड़ के बाद में आ गया जो परपेचुअल सिक्योरिटीज होती हैं वो भी यहां पर आकर आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आ सकते हैं। यहां पे इशू साइज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। याद आ रहा है? वापस एक बार आता हूं। ईबीपी मैकेनिज्म क्या है? इशूअर्स पहले पर्सनली नेगोशिएट करके सिक्योरिटी इशू करते थे, वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो सेबी लेकर आया कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे आप पर्सनल नेगोशिएशन वगैरह कुछ नहीं होगा, यहां पे सबके सामने नेगोशिएशन होगा और अपनी सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट पे ही इशू करोगे ऐसा। तो यहां पर ये मैकेनिज्म बनने के बाद में कौन इसमें इन्वेस्टर बनते हैं, कौन सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं डेट सिक्योरिटीज, क्यूआईबी, नॉन क्यूआईबी ऑन इनवाइट बेसिस। फिर आ गया दूसरा इशूअर कौन हो सकता है, तो हमने पढ़ लिया 50 करोड़ का रूल। और उसके बाद में अगर परपेचुअल वगैरह इशू कर रहे हो आप आरबीआई के हिसाब से, बैंक्स इशू कर सकते हैं परपेचुअल सिक्योरिटीज, तो बैंकिंग नॉर्म्स पे अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू हो रही है तो वो सिक्योरिटीज इशू करने वाले। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? काफी आसान है हमारे लिए। चलो ये पढ़ने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे मैं आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग बात करते हैं, अब कुछ नया पढ़ रहे हैं। हमारा पहला टारगेट है ये 3 4 5 6 करके चलता रहेगा, देखना 7 8, अब इसके अंदर 9 10, तो 11 12 13 14। ये ईबीपी में एक ही टॉपिक इतना बड़ा चल रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 35 मार्क्स का एक, कि ईबीपी के बारे में सब कुछ लिख दो, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हमें समझना जरूरी है कि ईबीपी का सेंस क्या है। क्या पता वो कोई लीडिंग क्वेश्चन पूछ ले। लीडिंग क्वेश्चन में क्या होता है, किसी एक क्वेश्चन के आगे 1 मार्क का क्वेश्चन कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो क्या होगा। तो हम कंसेप्चुअली एक एक चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा सा उन्होंने एक ही बड़ा सा कंटेंट दे रखा है ईबीपी के बारे में, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हम यहां तक आ चुके थे। अब थर्ड पॉइंट अबाउट ईबीपी, 2 पॉइंट हो गए, कौन यहां पे सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, कौन इशू कर सकते हैं, ये हो गया थर्ड पॉइंट। एन इशूअर इफ डिजायरस may choose to access EBP platform for private placement of municipal debt security or CP or CD also। इशूअर चाहे तो EBP प्लेटफॉर्म को इन 3 चीजों के लिए भी यूज कर सकता है, म्यूनिसिपल डेट के लिए भी, CP बोले तो कमर्शियल पेपर के लिए भी, CD बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनके लिए भी। तो इन 3 चीजों के लिए भी EBP प्लेटफॉर्म यूज करना अलाउड है, बट EBP प्लेटफॉर्म इज यूज ओनली फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, ये रूल रहेगा। आप डेट का नॉर्मल डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट करो चलेगा, आप म्युनिसिपल बॉन्ड का प्राइवेट प्लेसमेंट करो चलेगा, आप सीपी सीडी का प्राइवेट प्लेसमेंट करो चलेगा, ईबीपी मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हो। ठीक है सर, एक और चीज सीखी। नेक्स्ट, इशूअर ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑफ इशू साइज लेस देन 50 करोड़ मे ऑल्सो चूज टू एक्सेस द ईसीबी प्लेटफॉर्म फॉर सच इशुएंस। ऊपर कह दिया था 50 करोड़ से ऊपर वाले यहां पर आएंगे, जो 50 करोड़ से कम वाले हैं वो भी कुछ रिक्वायर्ड परमिशन ले लेंगे, वो भी यहां पर आ सकते हैं।
कहने का मतलब है कि हम मना किसी को भी स्ट्रिक्टली नहीं कर रहे हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, हम तो चाहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, बट हमारे रिक्वेस्टेड अप्रूवल रहेंगे कि इससे ज़्यादा है तो ऐसा अप्रूवल, इससे कम है तो ऐसा अप्रूवल। इस प्रकार का ईबीपी मैकेनिज्म का लिमिट है, बहुत ईजी। अब आए कि सर फिर तो सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे, सब लोग इशू करेंगे। रुक जाओ, कोई भी अगर इशूअर यहाँ पर आके अपनी सिक्योरिटीज को इशू करना चाहेगा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, उसके कुछ ऑब्लिगेशन है। पहले तो इसके रूल्स बहुत लाइटर नोट पे रहेंगे। आप खुद मुझे लॉजिकली बताओ, गवर्नमेंट कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक इशू करता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहता है, स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहता है रूल्स, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट? पब्लिक इशू, क्योंकि अभी पब्लिक इन्वॉल्व है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट में गवर्नमेंट इज नॉट मच इंटरेस्टेड। गवर्नमेंट का कहना है हाँ बस ध्यान रखो, अनफेयर तरीके से मत करो। और वहां पे भी गवर्नमेंट किस चीज का ध्यान रखती है? कोई भी इक्विटी शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि तुम ये तो करो, जिनके साथ पहले पब्लिक इशू हुआ उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तभी तो प्राइस का लिमिट लगा देते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, क्यूआई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहे हो, तो जिसपे पब्लिक को दिया है उससे कम प्राइस पे मत करो। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में गवर्नमेंट को इतना इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो प्राइवेट कंपनीज पे तो लॉ ही नेग्लिजिबल रख रखा है गवर्नमेंट ने। तो वैसा ये प्राइवेट प्लेसमेंट में दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड, बट थोड़े बहुत लॉ बना दिया उन्होंने कि इश्योर की क्या ऑब्लिगेशन है। पहला ऑब्वियस सी चीज, आपको सारा लॉ रूल रेगुलेशन कंप्लाई करना है। कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स रेगुलेशन कंप्लायंसेस सब आपको करने होंगे। ये तो आप ऑब्वियस सी बात मान के चलो, तभी आप ईबीपी पे आके आपके डेट सिक्योरिटीज का हम प्राइवेट प्लेसमेंट करने देंगे। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 42 के आसपास प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह की बात करेगा, वो सब आपको कंप्लाई करना है। वेरी इजी। नेक्स्ट, द इशुअर शैल प्रोवाइड प्लेसमेंट मेमोरेंडम एंड टर्म शीट। आपको प्लेसमेंट मेमोरेंडम भी देना है जैसे ऑफर डॉक्यूमेंट होता है वैसा, और आपको अपनी टर्म शीट भी देनी है। इट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ द एंटायर प्लेसमेंट मेमोरेंडम, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। ये सब आपको देनी है एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द इशू ओपनिंग डेट। आपको इशू ओपनिंग डेट के 2 दिन पहले प्लेसमेंट मेमोरेंडम एंड टर्म शीट दे देनी है। डन। However, the issuer issuing the securities the first time through EBP platform shall provide the above information 5 days prior to the issue opening date. क्या आप प्रोविजन बनाते हैं? अगर आप पहली बार EBP पे आ रहे हो तो आपको प्लेसमेंट मेमोरेंडम और टर्म शीट 5 दिन पहले देनी है इशू ओपनिंग के। लेकिन अगर आप पहले EBP प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो तो आप 2 दिन पहले दोगे तो भी चलेगा। जैसे कि आप ICDR में पढ़ते हो कि अगर IPO है तो आपको 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, FPO है तो आप 1 दिन पहले भी प्राइस वाइज पब्लिश करोगे तो चलेगा, वैसा कुछ। तो अगर एक कंपनी पहली बार EBP प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो इशू ओपनिंग के 5 डेज पहले आपको ये सब फाइल करना है, और अगर आप पहले आ चुके हो कभी तो आपको 2 दिन पहले ही फाइल करना है। ईजी। द प्लेसमेंट मेमोरेंडम में क्या क्या कंटेंट होगा लिख दिया। डिटेल्स ऑफ द साइज, कितना करोड़ का आपका इशू आ रहा है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का। ग्रीन शू पोर्शन, इसका मतलब आप समझ सकते हो, मुझे बताना पड़ेगा। याद आता है ग्रीन शू ऑप्शन होता है। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं 100 करोड़ का इशू ला रहा हूं, लेकिन अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो गई तो मैं 110 करोड़, 105 करोड़, 102 करोड़, 101 करोड़ ऐसा कुछ अलॉटमेंट कर दूंगा। जितने एप्लीकेशन है उससे ज्यादा अलॉटमेंट कर दूंगा मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स लेके। थोड़ा बहुत याद आ रहा है ग्रीन शू ऑप्शन? तो ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ ग्रीन शू पोर्शन भी आपने प्लान किया है तो वो भी बता दो कि आप ग्रीन शू ऑप्शन में कितना प्लान कर रहे हो। तो अगर आप ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर प्लान कर रहे हैं दैट आपका 100 करोड़ का इशू है और आप 110 करोड़ तक भी अलॉटमेंट कर दोगे यूजिंग ग्रीन शू, तो ये भी आपको बताना है कि इशू साइज कितना और ग्रीन शू पोर्शन कितना प्लान कर रहे हैं। उसके बाद में ग्रीन शू ऑप्शन शैल नॉट एक्सीड 5 टाइम्स द बेस इशू साइज, कि अगर आपका बेस इशू साइज 1 करोड़ है तो ग्रीन शू ऑप्शन के साथ आप 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना, ये अलग रूल्स हैं, लिमिट्स हैं डेट के। इंटरेस्ट रेट पैरामीटर, कि आपका इंटरेस्ट रेट कैसा है, फिक्स कूपन है, फ्लोटिंग है, जीरो कूपन है। जीरो कूपन समझते हैं सब, जिसके अंदर हम बॉन्ड को इशू ही कर देते हैं एट अ डिस्काउंट। हम कह रहे हैं 100 रुपए का बॉन्ड है, अभी 90 में इशू कर रहे हैं, 1 साल बाद आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। तो इन्वेस्टर हैज टू पे 90 राइट नाउ, ही विल गेट 100। इंटरेस्ट होता ही नहीं है इसमें, जीरो कूपन है। सर इंटरेस्ट नहीं होता, लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इशू ही हो रहा है एट अ डिस्काउंट। यू हैव टू पे राइट नाउ 90, आफ्टर अ ईयर यू विल गेट 100। तो आपको 10 रुपीज का तो इंटरेस्ट ही हो गया ना। तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। भारत में ट्रेजरी बिल्स जब भी इशू होते हैं वो जीरो कूपन बॉन्ड की तरह होता है, तो गवर्नमेंट के लिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ईजी होता है क्योंकि वो तो जीरो कूपन हो गया ना इन वे। बिड ओपनिंग क्लोजिंग डेट, इशू ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, मिनिमम लॉट कितना होगा, लोग बिडिंग कैसे कर सकते हैं, ओपन बिडिंग, क्लोज बिडिंग। ओपन बिडिंग क्लोज बिडिंग का मतलब होता है अगर आपकी बिड सब लोग देख सकते हैं, ओपन बिड, और आपकी बिड किसी को नहीं दिख रही है, क्लोज बिड। जैसे कि आप लोग गवर्नमेंट टेंडर होते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज बिड, नोबडी नोस किसी और का बिड। लेकिन वहीं जो ऑक्शन होते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन बिड, आपका बिड सब लोगों को पता है ऐसा। तो ये डिसाइड कर सकते हो आपको बिड ओपन रखना है या क्लोज रखना है। अलॉटमेंट कैसा करना है आपको, यूनिफॉर्म यील्ड अलॉटमेंट करना है, मल्टीपल यील्ड अलॉटमेंट करना है।
अभी आप पागल हो जाएगा जब ये कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, आपको मजा ही आ जाएगा। लास्ट इज मैनर ऑफ सेटलमेंट कैसा होगा, कि आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपको कैसे अलॉटमेंट होगा, और सेटलमेंट साइकिल कैसी होगी यहाँ पे, कि आपने अप्लाई किया T+2 या T+1 है, ये सब आपको इन्फॉर्म करना है। तो ये बता रहे हैं कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम टर्म शीट में क्या होगा, रटो मत, सिंपल सोचो कि कोई भी बॉन्ड है, कोई भी डिबेंचर है, तो क्या क्या हम जानना चाहते होंगे, हम जानना चाहते हैं कि आपका इशू का साइज कितना है टोटल, आपका इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है, अलॉटमेंट कब करोगे, सेटलमेंट कितने समय के अंदर होगा, आप लोग जब मुझसे पैसा रेस करो तो बिडिंग कैसे कर रहे हो, ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आप, बिड ओपनिंग डेट क्या है, बिड क्लोजिंग डेट क्या है, ये सब आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट जैसा होता है उसमें लिख के देना है। अब एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट सुनाता हूँ, बड़ा ही मजा आ जाएगा आपको। आप सब बच्चों ने बुक बिल्डिंग पढ़ा है, लेकिन बुक बिल्डिंग आप सब बच्चों ने हमेशा पढ़ा है विथ रेफरेंस टू प्राइस, विथ रेफरेंस टू प्राइस, आईपीओ के अंदर। सुनना बहुत अच्छे से, पहले उसको एक क्विक रिवाइज कराता हूं इन अ मिनट, फिर हम आएंगे यहां पे जो नया कंसेप्ट है उस पर। आज मान लीजिए, बहुत भारी कंसेप्ट है, बुक बिल्डिंग जब होता है तब आपने ऐसा पढ़ा है कि कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करना चाह रहा है और वो बिड कर रहा है इनवाइट 1000 से 1200 का दे दिया उन्होंने प्राइस बैंड, एंड से 1 लाख शेयर्स टू बी इशूड। सही है, ये आपका हो गया। नाउ बिड्स रिसीव्ड आर ABCDEFG, इन्होंने बिड्स दिए, बिड्स आ रही हैं नंबर ऑफ शेयर्स की भी और बिड अमाउंट की भी। तो मान लीजिए ए ने बिड किया है फॉर 15,000 शेयर्स, ही सेइंग आई एम रेडी टू पे 1150 रुपए। बी ने बिड किया है 17,000 शेयर्स, ही सेइंग आई एम रेडी टू पे 1020। एक ने बिड किया है सी ने 25,000 शेयर्स, ही सेइंग आई एम रेडी टू पे 1050। समवन हैज बिड एट अनदर 15,000 शेयर्स 1100। समवन हैज बिड एट अनदर 35,000 शेयर्स फॉर 1200। ऐसे कुछ बिड्स होते हैं, पूरा नहीं करना है मुझे भी, लेकिन मुझे बताओ, हम जब बिड सिलेक्ट करने जा रहे हैं, कंपनी इशू करना चाहती है, सबसे पहले किसको सिलेक्ट करिए अगर यही बिड्स है तो? ABCD में किसको? F का तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है गधों, क्या आप मेरे मजे ले रहे हो क्या? ये दिख नहीं रहा आपको E क्लियर? इधर आओ आप, हाँ अभी क्या कुछ भी बोलते हो आप, इधर आओ। और ABCD तो पता है ना आपको, मैंने अभी भी किया है तो चलो। आप कह रहे हो सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे हम किसको? E को। तो E के 35,000 शेयर्स 1200 में, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट किसको सिलेक्ट करोगे? A को। और इस तरीके से आप तब तक चलते हो जब तक 1 लाख शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते हैं। ये बुक बिल्डिंग नॉर्मल है। उसके बाद में जो हमारा लास्ट सिलेक्टेड प्राइस होता है उसको हम कह देते हैं कट ऑफ प्राइस। सब लोग साथ में। अब यहां पे एक चीज समझो, जब इस केस में अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट आपने ऐसा पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में कि वो होगा एट कट ऑफ प्राइस। सही बात है, क्योंकि हम भारत में लॉ में लिखते हैं कि हम सब लोगों को यूनिफॉर्म प्राइस पे अलॉट करेंगे, कि सब लोगों को अलॉटमेंट सेम प्राइस पे होगा। लेकिन अगर कभी कोई एंटिटी ये चाहती है, यहां पे ध्यान से समझो, छोटा सा कंसेप्ट है, उड़ जाएगा ना, मजा नहीं आएगा। लेकिन कोई कंपनी कहती है कि नहीं हम तो सबको बिड प्राइस पे अलॉट करना चाहते हैं, तो वो वैसा भी कर सकती है। इंडिया में करते नहीं है कोई, लेकिन अगर वो कहते हैं ऐसा कि ई ने 1200 पे बिड किया, हम इनको 1200 पे शेयर्स देंगे 35,000। ए ने 1150 में बिड किया, उनको हम 1150 में शेयर्स देंगे। इसे कहते हैं मल्टीपल प्राइस अलॉटमेंट। ये है नहीं भारत में, बट इसे कहते हैं मल्टीपल प्राइस अलॉटमेंट, जिसमें हम सबको अलग अलग प्राइस पे अलॉटमेंट करेंगे जितने पे उसने बिड किया है। इंडिया में जो फॉलो करते हैं वो है यूनिफॉर्म प्राइस अलॉटमेंट। ऐसा और डिटेल में अगर मैं जाऊं तो इन मेथड के अपने अपने नाम भी हैं, डच मेथड ऐसा, पर वो ठीक है, इतना हम नहीं जाते, इतना सिलेबस में कभी है भी नहीं। मल्टीपल प्राइस अलॉटमेंट भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? वरना लोग हायर अमाउंट पे बिड ही नहीं करेंगे आपको समझ में आ रहा है? हर एक व्यक्ति ने जितने में बिड किया उतने को उसको उतने पे अलॉटमेंट कर रहे हैं। ये कंसेप्चुअली एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिया में हम फॉलो करते हैं यूनिफॉर्म प्राइस अलॉटमेंट, कि सबको हम अलॉट करेंगे एट व्हाट प्राइस? यूनिफॉर्म प्राइस, और इसी को तो हम कहते हैं कट ऑफ प्राइस। ये सबको समझ में आया? अच्छा, अब आपको एक नई चीज पढ़ाता हूं, ये हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने कहीं सीखी भी हो। बुक बिल्डिंग अगर हम कभी भी यूज करना चाहते हैं फॉर इशूइंग डेट सिक्योरिटीज, अब सुनना बहुत अच्छे से,
डेट सिक्योरिटी है तो उसका फेस वैल्यू इज 100, उसका इश्यू प्राइस इज ऑल्सो डिटरमिन्ड 100, फेस वैल्यू भी 100 है, इश्यू प्राइस भी 100 है, तो लोग बिड क्या करेंगे? बिड भी तो करना चाहिए, इश्यू प्राइस अगर सेम कर दिया। डेट सिक्योरिटीज अगर बुक बिल्डिंग से इश्यू होती है तो उसमें बिड होता है, सुनना बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। वी इनवाइट बिड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, हम इंटरेस्ट रेट पे बिड्स इनवाइट करते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो कूपन रेट। इसका मतलब क्या है? वी वांट टू इशू 1 लाख शेयर्स, वी हैव टू इशू से 10,000 शेयर्स, नहीं बोलना चाहिए मुझे, डिबेंचर्स, और हम इनवाइट कर रहे हैं बिड्स। हमें इशू करना है 10,000 डिबेंचर्स एंड वी आर इनवाइटिंग बिड्स। अब जब हम बिड्स इनवाइट कर रहे हैं, 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, उस समय पे लिसन मी वेरी केयरफुली, हमें बिड्स इनवाइट करना है। अब लोग बिड प्राइस पे नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस तो 100 रुपए पहले से डिसाइडेड है। अब लोग बिड करेंगे इंटरेस्ट रेट पे। इसमें बिड्स कैसे आते हैं? नेम, ए बी सी डी एफ, अब यहां पे आ रहा है नंबर ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट रेट बिड। क्या आप किस इंटरेस्ट रेट पे लेने को रेडी हो? सुनना बहुत अच्छे से, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और समझ में आ गया तो एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं तो उड़ जाएगा। ए कह रहा है आई एम रेडी टू बाय 2,000 डिबेंचर्स बट ओनली इफ द कंपनी पेज 8% पर एनम। बी कह रहा है आई एम रेडी टू बाय 3,000 डिबेंचर्स बट ओनली इफ द कंपनी पेज 7.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट। C is saying I'm ready to buy 5,000 but only if the company pays 6.5% का। D कह रहा है I'm ready to buy 6,000 but only if the company pays 8.5% का। E is saying I'm ready to buy 4,000 only if the company is ready to pay 4.5% का। Example, F is saying I'm ready to buy another 7,000 debentures if the company is ready to pay 10% का। So now understand. As a company, company would want to pay more interest or less interest? Less. तो कंपनी अब इस बिड में सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेगा? सबसे पहले ई सिलेक्ट हो जाएगा, ई, अ क्लियर ई। ई को हम 4,000 डिबेंचर्स दे देंगे, वो रेडी है कितने पे? 4.5% पे। नेक्स्ट कौन है? 6.5। एग्जाम्पल को इजी करने के लिए मैं इसको 6,000 भी कर देता हूं। हमें 10,000 ही अलॉट करना है ना, तो हमारे दो बिड में ही सिलेक्ट हो गए। हम ई और सी को देंगे। E is ready at 4,000, E is ready at 4.5%, C is ready at 6.5%. अब यहां पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। We can allot them either at multiple rate और we can allot them at uniform rate. अगर यूनिफॉर्म रेट पे करना है तो कट ऑफ रेट क्या ही है? ये सबको समझ में आ रहा है? 6.5। आप 6.5 पे दोनों को अलॉट कर दोगे। क्या E को इससे कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? E तो मांग रहा था 4.5 और आप उसको दे रहे हो 6.5, दे गोइंग टू बी हैप्पी। और इस तरह से आप कट ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड से डिबेंचर्स को इशू करते हो, बिकॉज पीपल बिड कैसे? इंटरेस्ट रेट पे, एंड देन यू सिलेक्ट लोअर से ऊपर जो कट ऑफ आता है उस पर सबको अलॉट कर देते हो। बट यहाँ पे कंपनी हैज अ चॉइस इफ दे वांट टू डू मल्टीपल रेट पे अलॉटमेंट। तो अगर वो यूनिफॉर्म रेट पे अलॉटमेंट करेंगे तो देंगे सबको 4.5 में, लेकिन अगर वो मल्टीपल रेट पे अलॉटमेंट करेंगे तो वो देंगे 4,000 एट 4.5 एंड 6,000 एट 6.5। ये समझ में आ रहा है कैसे डेट में बिल्डिंग होती है? और इसको कहते हैं कट ऑफ यील्ड। जैसे अपन कट ऑफ प्राइस कहते हैं, इसको कहते हैं कट ऑफ यील्ड। कि आपका कट ऑफ यील्ड क्या है, उस पर आप सबको अलॉटमेंट कर देंगे। एंड अगेन इंडिया में पॉपुलर यहाँ पे भी यही है कि यूनिफॉर्म प्राइस पे ही करते हैं। जो कट ऑफ यील्ड आया उसी पे सबको अलॉटमेंट करेंगे। दैट इज हाउ इट शुड बी आइडियली। आर वी गुड हियर? वी अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो, अब ये लाइन का मतलब समझेगा। मैनर ऑफ अलॉटमेंट इन द इशू। क्या आप इशू के अंदर अलॉटमेंट कैसे कर रहे हो? यूनिफॉर्म यील्ड अलॉटमेंट कर रहे हो या फिर मल्टीपल यील्ड अलॉटमेंट कर रहे हो? आप उनको अलॉटमेंट करना चाहते हो यूनिफॉर्म यील्ड पे या फिर मल्टीपल यील्ड पे? यूनिफॉर्म यील्ड अलॉटमेंट का मतलब हो गया कि आप उनको सबको सेम रेट कट ऑफ रेट पे देंगे, और मल्टीपल यील्ड का मतलब हो जाता है कि जिस पे उन्होंने बिड किया उस पे आप दे देंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अच्छा, फिर उसके बाद में आ जाते हैं। यस, कोई क्वेश्चन है प्लीज? नो, 6.5 is going to be cut off yield ना। Last selected is going to be cut off। इस केस में अगर कट ऑफ होगा तो कट ऑफ 4.5 नहीं होगा, कट ऑफ 6.5 होगा। कट ऑफ हमेशा वो होता है जिसको आपने लास्ट सेलेक्ट किया है। और आप लॉजिकली सोचो, लॉजिकली अगर आप 4.5 को कह देते हो कि 4.5 कट ऑफ है,
तो आप सी को जबरदस्ती 4.5 पे कैसे दोगे? सी कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट रेट चाहिए 6.5 का, और आप कह रहे हो नहीं नहीं 4.5 कट ऑफ है। सी ने बीड किया था 6.5 में, दो तो ही देना, इंटरेस्ट उसको मिलेगा 6.5, 4.5 पे कैसे दे सकते हो? हाउएवर अगर आप ई को बोलोगे कि नहीं साहब 6.5 देना ही पड़ेगा, तो ई तो खुशी है ना, ई तो 4.5 पे रेडी था। तो कट ऑफ इज ऑलवेज द लास्ट सिलेक्टेड प्राइस। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस। ये कैसा है कि आपने बहुत ज्यादा देखा नहीं है तो आपको देखने में अजीब लगता है, बट कंसेप्ट एक्चुअली लॉजिकल है। ये भी लॉजिकल कंसेप्ट है कि आप डेट के अंदर बिडिंग करा सकते हो यील्ड के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। भारी एकदम तूफान। चलो, the issuer may choose to disclose estimated cutoff yield to the EBP. However, the same has to be disclosed at least 1 hour prior to opening of the bidding of the issue. कि आपको कम से कम उसको इशू ओपन करने के 1 आवर पहले बताना होता है। The issuer may disclose estimated cutoff yield to the EBP. कि मतलब हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कट ऑफ यील्ड कितनी होगी। जैसे कि हमने बिड्स इनवाइट कर दिए, फिर हम ये भी कह रहे हैं कि 7% के आसपास हमारा कट ऑफ यील्ड रहेगा, ऐसा चलेगा, तो आप ऐसा एक एस्टिमेटेड कट ऑफ यील्ड दे सकते हो। इससे लोगों को बिडिंग के लिए एक रेंज मिल जाता है कि हम इसके आसपास बिड करते हैं। तो इश्यूअर में चूज टू डिस्क्लोज एस्टिमेटेड कट ऑफ यील्ड टू ईबीपी, हाउएवर द सेम हैज टू बी डिस्क्लोज एटलीस्ट 1 आवर प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द बिडिंग ऑफ द इशू। कि आपका इशू ओपन हो रहा है डेट का जिस दिन, उसके 1 घंटे पहले, उस समय के 1 घंटे पहले आपको बता देना है एस्टिमेटेड यील्ड। अरे प्राइस में क्या प्रॉपर प्राइस बैंड बनता है, तो लोगों को पता है कि उसके बीच में बिड करना है। इंटरेस्ट में तो कोई लिमिट ही नहीं ना, कोई 12%, 18%, 6%, कोई लिमिट ही नहीं है। तो कंपनी खुद कह सकती है कि हम 8% के आसपास देने का सोच रहे हैं, तो लोग बिड उसी के आसपास करेंगे ना कि 9% तो चाहिए तभी आऊंगा। कोई बोलेगा अरे आप 8 दे रहे हो, मैं तो 7 में रेडी हूँ, ऐसा। तो ये एक एस्टिमेटेड यील्ड आप दे देते हैं ताकि लोग उसके आसपास बिडिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद में जनरल बात बोलना शुरू कर दिया। जैसे इशू क्लोज होगा, अब आप इसको जियो एक एक स्टेप को, ऐसा होगा जैसे इशू क्लोज होगा इशूअर को ये सारी डिटेल्स ईबीपी को देनी है। क्यूआईबी कितना है, नॉन क्यूआईबी कितना है। वैसे तो ईबीपी प्लेटफॉर्म पे ओनली हु आर अलाउड क्यूआईबी, लेकिन अगर इशूअर ने खुद ने इनवाइट किया था तो कुछ आ गए होंगे ना नॉन क्यूआईबी। वो कितने, उनकी कैटेगरी क्या है, क्यूआईबी की तो कैटेगरी 13 पॉइंट्स, तो इन 13 में से वो कौन से लोग हैं और वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा जबरदस्त। उसके बाद में पार्टिसिपेंट, द पार्टिसिपेंट्स प्रायर टू एंटरिंग इनटू द बिडिंग प्रोसेस शैल बी रिक्वायर्ड टू एनरोल विद ईबीपी। कि किसी भी व्यक्ति को बिड करने के पहले ईबीपी में एनरोल करना पड़ता है। तो सारे क्यूआईबी तो ऑलरेडी एनरोल्ड होते हैं, आपने किसी और को अदर से इनवाइट किया है तो उसको भी ईबीपी पे एनरोल करना पड़ेगा। सच एनरोलमेंट ऑफ अ पार्टिसिपेंट ईबीपी विल बी अ वन टाइम एक्सरसाइज एंड शैल बी वैलिड टिल द टाइम सच एनरोलमेंट इज एनल्ड और रिसेंडेड। कि आपको वन टाइम एनरोलमेंट करना है, मतलब क्यूआईबी को हर बार एनरोल नहीं करना होता है। लाइफ में एक बार आप एनरोल हो गए तो आप हमेशा के लिए एनरोल्ड हो। किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं हर बार, उसने पहले कभी ईबीपी प्लेटफॉर्म पे आया नहीं है, तो उसको एनरोल करना पड़ेगा ताकि प्लेटफॉर्म का एक्सेस दे सके, सिंपल। अब एनरोलमेंट कैसे होता है, तो उसका केवाईसी होगा। बहुत फुद्दू चीजें कुछ भी, इसमें एक चीज इतनी जबरदस्त है, केवाईसी वेरिफिकेशन एनरोलमेंट ऑफ एलिजिबल पार्टिसिपेंट। केवाईसी होगा, एक बार यहां से यहां तक पढ़ो, चेक, क्या सुनो ना क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको एनरोल करना है, कोई भी पार्टिसिपेंट है तो उसको एनरोल करना पड़ेगा, यहाँ पे बात सही है। अब उसके अंदर उसका केवाईसी कौन कराएगा ये लिखा है, रीड, एकदम शांत मन से रीडो एक बार।
चलो, थोड़ा बहुत समझ में आया? इधर आते हैं। QIB, ठीक है, उनका आपको केवाईसी करना है, ठीक है। उनका केवाईसी कौन करेगा? EBP डायरेक्टली करेगा या थ्रू अरेंजर कर देगा? अरेंजर मतलब बीच का एक इंटरमीडिएट, बस जो आपके लिए अंडरराइटर माफिक समझ लो, बस ऐसा कि जो आपके लिए ढूंढ के ला रहा है क्लाइंट्स। और उनका एनरोलमेंट भी करेगा EBP। एनरोलमेंट तो हमेशा EBP को ही करना है। अगर आपका कोई नॉन QIB है, वो है, तो उसका कौन करेगा? इश्यूअर, अगर वो आया है डायरेक्टली। और अगर नॉन QIB आया थ्रू अरेंजर, तो भी कौन करेगा? EBP। अरेंजर क्या होता है समझ लो, एक ऐसी इंटरमीडिएट है कि एक इश्यूअर कह रहा है दैट आई वांट टू इशू सिक्योरिटीज, ठीक है, बट यार मेरे को ऐसे और लोग चाहिए जो मेरी सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो, मैं प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहता हूं, ब्रोकर ऐसा। तो अरेंजर आपके लिए ऐसे क्लाइंट्स ढूंढ के लाता है, ऐसे व्यक्ति ढूंढ के लाता है जो कि आपके प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? कितना सिंपल है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट पार्टिसिपेट करने के लिए अरेंजर लेकर आ रहा है। अगर अरेंजर लेकर आ रहा है, अगर अरेंजर के थ्रू आ रहे हैं, तो भी वो QIB का मैकेनिज्म ही यूज हो रहा है। QIB का मैकेनिज्म हो रहा है और अरेंजर के थ्रू आ रहे हैं, तो उनका भी केवाईसी कौन करेगा? EBP, क्योंकि EBP के मैकेनिज्म से आ रहे हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्टली आ रहे हैं, तो मतलब इश्यूअर लेकर आया, तो उस केस के अंदर केवाईसी कौन करेगा? इश्यूअर। बहुत बारीक सी बात है, एक बार इस चार्ट को देखो और उस टॉपिक को देखो, डू यू अग्री विथ इट और नॉट? आराम से देखो। एनरोलमेंट हमेशा EBP करेगा, केवाईसी कौन करेगा? इसका झगड़ा चल रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके। अगर मोबाइल वहां यूज कर रहे हो तो मत करो कोई भी चीज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना है गधों, और उसको पैराग्राफ को पढ़ के देखना है कि वो काम आएगा। ए नहीं 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 गुंडे, इधर दे दो, मुझे यहाँ पे दे दो, मुझे यहाँ पे दे दो सब कुछ, कुछ भी नहीं, रख दो बस सब कुछ। नेक्स्ट ले आओ बस। यस सर, थैंक यू। पढ़ो आप लोग गधों। अरे हाँ हाँ, वो पढ़ लो, मैं अभी भी कह रहा हूं, टाइम पास मत करो गधों। यस, चलो चलो, यस, हाँ पढ़ा नहीं होगा उसने। चलो, ये समझ में आ रहा है कि सुनो, जो टॉपिक उसको खत्म तो करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं सर, बीच में छोड़ देंगे हम, बेशर्मो। यस, अरेंजर अभी तक कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट मैं आइडिया दे रहा हूं। मैं एक इश्यूअर हूं, आई वॉन्ट समवन टू बाय डिबेंचर्स बट आई एम अनेबल टू फाइंड वन। सो EBP मैकेनिज्म पे अरेंजर करके कंसेप्ट होता है। मैं उसके अप्रोच करता हूं कि हे अरेंजर, आप किसी व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो मेरे डिबेंचर्स खरीदे ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, अंडरराइटर जैसा, ब्रोकर जैसा, कि हम यार हम कहां से लाएं, तो आप ढूंढ के लेकर आओ। तो अरेंजर आपके लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लेकर आता है जो आपके डिबेंचर्स को खरीदेगा ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। अंडरराइटर पब्लिक इशू में आता है, और अंडरराइटर एक गारंटी देता है कि ये नहीं खरीदेगा तो मैं खरीदूंगा। वैसा नहीं है, थोड़ा सा ब्रोकर जैसा है, थोड़ा सा अंडरराइटर जैसा है कि आप कैसे लोगे, तो वो आपकी मदद करता है कि वो उसकी मदद से आप क्लाइंट को ढूंढ पाओगे, क्लाइंट भी नहीं बोलना चाहिए, आप ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढ पाओगे जिसको आप डिबेंचर्स अलॉट कर दो। ये चार्ट समझ में आ रहा है क्या? एक बार देखते हैं चार्ट में क्या लिखा हुआ है। केवाईसी वेरिफिकेशन एक पॉइंट है जो इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। अरे EBP इतना सारा है इजी, पर हमको उसको समराइज करना है, उसको समझ में आना है स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। पहले हमने पढ़ा इश्यूअर कौन हो सकता है, समझा, इन्वेस्टर कौन हो सकता है, समझ में आ गया। फिर EBP मैकेनिज्म के अंदर कैसा हो रहा है कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, फिर बिडिंग होती है, हमें समझा, ओपनिंग डेट, एंड डेट, ये सब आएगा इजी। अब ये कह रहे हैं कि हर एक इन्वेस्टर जो आ रहा है उसका केवाईसी होगा। केवाईसी शैल बी अंडरटेकन बाय ऑब्टेनिंग यूटिलाइजिंग एक्जिस्टिंग केवाईसी ऑफ क्लाइंट फ्रॉम केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी रजिस्टर्ड विद सेबी और ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय सेबी। आपको पता है KRA क्या होता है? KRA दूसरे की सब्जेक्ट में कवर हुआ है क्या? एग्जीक्यूटिव में भी कहा था, मैं बता देता हूं। आपके सेबी के अंदर भी KRA था। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो, आप उनको अपना केवाईसी देते हो। अब वो केवाईसी को वेरीफाई क्या कराते हैं? KRA के पास। KRA इज अ केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी जो आपके केवाईसी को वेरीफाई करके देती है। तो जब भी आप केवाईसी, आप एनरोलमेंट के लिए जा रहे हैं, केवाईसी करा रहे हैं, तो KRA से होगा। अब करवाएगा कौन? फॉर QIBs इन्वेस्टर बिडिंग डायरेक्टली और थ्रू अरेंजर, केवाईसी एनरोलमेंट शैल बी डन बाय EBP। कि जो भी ऐसे हैं जो कि QIB हैं, जो कि डायरेक्टली आ रहे हैं और थ्रू अरेंजर आ रहे हैं, QIB डायरेक्टली या थ्रू अरेंजर आए, मतलब EBP मैकेनिज्म ही लेकर आए उनको, वो EBP के ऊपर ही EBP उनका केवाईसी करवा के लेगा। फॉर नॉन QIB इन्वेस्टर, मतलब ये तो इनवाइट बेस पे आए होंगे, जो डायरेक्टली आए मतलब इनवाइट बेस पे, क्लाइंट जो इश्यूअर है वो अपनी ताकत से उनको इनवाइट करके लेकर आया था। केवाईसी हैज टू बी डन बाय इश्यूअर।
आप ही लेकर आए ना ढूंढ के, तो आप ही इसका केवाईसी करके दो। लेकिन अगर नॉन क्यूआईबी भी आए थ्रू अरेंजर तो भी ईबीपी कराएगा, बिकॉज अरेंजर इज एन इंटरमीडिएट ऑफ ईबीपी ओनली। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, जो भी इन्वेस्टर भी आता है उसका केवाईसी करके देता है ईबीपी, लेकिन उसका एक ही एक्सेप्शन है, अगर इन्वेस्टर को लेकर आया है ईश्वर खुद, तो उसमें ईश्वर की जिम्मेदारी केवाईसी करा के देने की। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस चार्ट? यस। तो यहाँ पे फिर आज के इस लेक्चर को रोकता हूँ मैं यहाँ पे एकदम मजे से। ईबीपी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी। ईबीपी इजी है, क्रिटिकल नहीं है, बट उसको क्या है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हमारे 3 लेक्चर में ईबीपी डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ईबीपी को वापस शुरू करूंगा, शुरू से पूरा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो गुंडे, अब यहाँ पे रुक जाते हैं। यस सर, यहाँ पे दे दो मुझको आप। थैंक यू सो मच मानिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दे दो बस सर, बस काफी है मेरे लिए। अब ये हो गया मेरा काम। नहीं नहीं, बस बस बस, थैंक यू सर। यस, हाँ यस यार, लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है और बस आगे बढ़ना है, तूफान मचाना है। ऐसा कुछ वो कोई गिफ्ट विफ्ट टाइप्स नहीं है। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो बुक्स पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो बुक्स नहीं पढ़ते होंगे, है ना। तो स्पेशली जो लोगों ने कभी भी कोई ऐसा बुक पढ़ा ही नहीं है ऐसा, सो उनको कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं। एक बुक है जो इसमें से मेरे बहुत ही क्लोज है, मतलब ऐसा दैट आई सजेस्ट एवरीवन शुड रीड दिस बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये तो और नहीं, और मैं आपको बताता हूँ ये बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। क्या आज के आपके ज़माने में तो क्या उसका कच्चा बादाम का ज़माना है, आपका रील्स वील्स का ज़माना है। अब बुक्स की तरफ इंक्लिनेशन रखना काफ़ी कठिन है आपके लिए। बट ये जो है ना पूरा, ये क्या कहते हैं इसको, किस पे, किंडल विंडल, ये सब वो कभी बुक्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ऑडियो नोट कभी बुक्स को रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। बुक्स पढ़ना क्यों आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब तो ठीक है, जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो आप करते रहो लाइफ में हमेशा, ये तो आपके जीवन का एक फेज़ है। ये जो आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, ये आपको मार्केट में इज्जत चाहिए एज अ पर्सन, इसलिए आप पढ़ रहे हो। कल को यू वांट टू बी समवेयर एट अ वेरी गुड सीएस, इसलिए आप पढ़ रहे हो। ये जो बुक्स हैं बहुत भारी बुक्स होती हैं, दे कैन चेंज योर लाइफ परसेप्शन, बिकॉज आप कोई एक व्यक्ति है, उसने शायद 100 लोगों को पढ़ा होगा, वो 100 लोगों ने अपने जीवन में जो भी सीखा, आप एक बुक पढ़ने से आप लोगों के ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को ऑब्जॉर्व कर पाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि नोबडी कैन फोर्स यू टू रीड अ बुक, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। नहीं होगा, जब तक आपके अंदर से नहीं होगा, नहीं होगा। एंड मेरा मानना है क्लास का 80% स्थिति ये होगी कि उन्होंने आज तक एक भी बुक कंप्लीट नहीं की होगी, शुरू की होगी बट एक भी बुक कंप्लीट नहीं की होगी कभी भी। सो व्हाट आई बिलीव इज यू शुड डू दिस कंपल्सरीली। एंड अगर ये हैबिट बन गई, 5 मिनट तो बस जा ही रहा मैं, अगर ये हैबिट बन गई आपकी ना, तो ये आपकी पर्सनालिटी चेंज कर देगा। इफ यू हैव एन हैबिट, तो आप कभी किसी व्यक्ति को देखते हो ना, इसमें बहुत डेप्थ है कि यार ये क्या सही बात कैसे बोल देता है, इस व्यक्ति को कैसे सब चीज़ें पता है, इस व्यक्ति को कैसे ये प्रॉब्लम आने वाली है पहले से भांप लेता है। तो ये इसलिए बिकॉज उस व्यक्ति ने या तो पर्सनल लाइफ में सीखा है बहुत कुछ देख के, या तो उस व्यक्ति ने बहुत ही रफ तरीके की चीज़ों को देखी होगी, आपके घर में हो सकता है कोई बड़ा, या फिर वो व्यक्ति, इफ यू ऑल्सो रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, देन यू हैव अ डिफरेंट माइंड, आपका एक थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड रीड बुक्स, दिस विल चेंज योर लाइफ। ऐसा, और क्या होता है लाइफ में चेंज अलग अलग स्फीयर पे आता है। तो एक आपके लाइफ का चेंज आया था जब आप बहुत इमेच्योर होंगे, वो आप थोड़े से धीरे धीरे मैच्योर होंगे। वो चेंज तो खैर जीवन में नहीं आया तो अच्छा है, इमेच्योर रहने का मजा आता है, बट खैर अब वो तो अनवांटेड चीज़ है, आएगी सही, धीरे धीरे विल गेट मैच्योर। अब उसके बाद में एक फेज आता है जिसमें आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, जो बचपन से आज तक आपने सीखा, सत्य है वो, उसमें कुछ गलत नहीं है। जो बचपन से आज तक आपने सीखा, जो आपने अपने घर में 4-5 लोगों से सीखा, आपने जो स्कूल में अपने 10 दोस्तों से सीखा, आपने जो अपने कॉलेज के 10 दोस्तों से सीखा, वही आपकी पर्सनैलिटी है। और ये सत्य है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 20-30% होगा मैक्सिमम, पर मेजॉरिटी चीज़ जो आप हो आज, वो आप किसी व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते बने हो। अब इस फेज पे आ चुके हो आप कि अब बस हो गया, अब आप लोग आसपास से सीखना बंद कर, तो आपकी एक पर्सनैलिटी खुद की बन चुकी होती है। Now when you want to shape your personality, only and only books can do it. Only books can do it. Obviously आपका जो कंपनी वो भी करेगा, कंपनी प्लेज अ रोल, लेकिन बुक्स कैन डू इट ट्रिमेंडसली। एंड जो आपको एक डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट मिलेगा ना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, जो डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट मिलेगा। तो आई थिंक सिंपल कंक्लूडिंग इट अप दैट ऑल ऑफ यू शुड रीड सम ऑफ द बुक। नाउ व्हाट आई हैव डन इज, हाँ थैंक यू, आई वांटेड इट। सो नाउ देर आर जस्ट अ फ्यू 4 बुक्स दैट इज हियर। अब ये 4 बुक्स का लॉजिक क्या बताता है, ये दीज आर नॉट 4 ऑफ माई फेवरेट बुक्स, ऐसा नहीं है, बट ऐसा मानते हैं कि ये जो टॉप बुक्स चलती है, जो बच्चे कंप्लीट कर पाते हैं, उनमें से ये 4 है। मैं चारों का नाम ले लेता हूँ। वन इज ऐसा है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, नॉर्मल है, बेस्ट सेलर है इसलिए, बाकी आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट बुक, अच्छी है बुक। नेक्स्ट इज द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बहुत भारी बुक, बहुत भारी बुक है, पढ़े मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इज थिंक एंड ग्रो रिच,
एंड लास्ट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. अब क्या है, 4 बुक्स क्यों हैं? आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक 1 बुक होम. ऐसा क्या होगा अगर कभी, कैसा है, मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, कभी कभी आपको लगता है कि यार सर ऐसा है, आई डोंट टेक गिफ्ट्स, आई विल नॉट टेक गिफ्ट्स एवर, मैं लेता ही नहीं और मैं लेगा भी नहीं. ऐसा आप कभी कुछ लाके भी देने की कोशिश करें, पेन भी, तो मैं वो नहीं लेता. तो अगर किसी के मन में भावना ही होती है ना कि नहीं सर मुझे तो देना है कुछ, तो यू कंप्लीट 1 बुक फॉर मी एंड देयर इज नो टाइम लाइन, यू कैन डू इट इन 6 months टाइम, इन 1 year टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कोई भी एक बुक उठाओ और उसको कंप्लीट कर दो. इट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली, आई एम कॉन्फिडेंट. और कुछ हेल्प नहीं भी हुआ, मुझे बताओ नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ तो सीखने को ही मिलेगा. एंड जिसको ऐसा लगता है ना कि मेरे में बहुत पेशेंस है, द पर्सन के गो फॉर दिस, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. जिसको लगता है कि नहीं मुझे में पेशेंस नहीं है, आई वांट, मुझे थोड़ा सा बिजनेस करने की इच्छा होती है, मुझे मेरा इंक्लिनेशन उस तरफ है, धंधे की तरफ, यू टेक दिस, थिंक एंड ग्रो रिच. आप वो बुक लो जो आप कंप्लीट कर पाओगे. जिसको लगता है कि मैंने लाइफ में एक भी बुक नहीं पढ़ी है, मैं कोई बुक ही नहीं पढ़ पाऊंगा, यू टेक दिस वन. स्मॉलेस्ट बुक, ईजिएस्ट बुक टू कंप्लीट, ईजिएस्ट बुक, ये आप कंप्लीट कर लोगे, ये हर बच्चा कंप्लीट कर पाएगा, ये आप ट्रेन में कंप्लीट कर लोगे, ये इतनी भारी बुक है. और जिसको लगता है कि हाँ ठीक है भाई मैं तो बुक्स पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, ही कैन टेक दिस बुक. ऐसा तो ये 4 किताबें आप अपने चॉइस से, जो आई जस्ट कीप इट हियर, यू गाइस कैन पिक 1 बुक, बट एंश्योर करो एक चीज, दैट यू एक्चुअली रीड दैट बुक वेन एवर यू गेट टाइम. इवन आप ये मत सोचो कि एग्जाम के बाद ही पढ़ना है. अभी आप पढ़ने बैठे हो और आप शाम को बोर हो गए हो, सोते टाइम नींद नहीं आ रही है, यू टेक एनी 1 बुक और उसके 1-2 पैराग्राफ पढ़ के सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रेशर नहीं लेना है कि बुक कंप्लीट होनी चाहिए, जितना पढ़ा उतना भी विन है. लेकिन अगर आपने शुरू किया तो मजा आ जाएगा. जब मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी थी, मैंने फॉर 2 years इसके सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़े थे, उसके आगे पढ़ ही नहीं पाया था. बट वो 2 चैप्टर्स से मैंने इतनी भारी चीज सीखी, मुझे लगता है क्या भारी चीज है, अपन अपन फुद्दू है, अपन को लगता है. एंड दीज थिंग्स हैव बीन वेल ट्राइड एंड टेस्टेड. इस बुक के एक चैप्टर में आपको एक पार्ट कंसेप्ट मिलेगा, इतना भारी है. A person was there, she was not able to cure herself, she had a skin disease or something. All the doctors had said कि होगा ही नहीं, ऐसा है. And then she read somewhere, किसी ने उनको बताया वगैरह. And what she used to do is, she used to sit in the afternoon every day in a ऐसा nap के मूड में, ऐसा she used to ऐसा पहले सोने के मूड में, थोड़ा सा नींद नहीं आई है. And then she used to tell herself ऐसा है कि my skin is curing, my skin is curing, my skin is curing. 1 महीने में स्किन क्योर होना चालू हो गई. जादू बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, बट वॉट एवर मैसेज यू गिव टू योर सबकॉन्शियस माइंड, इट रियली हैपन्स. वो होता है वैसा. आप देखना, जो व्यक्ति घर से निकलते ही सोचता है एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, उसका एक्सीडेंट होता है. आप घर से निकल सोचो पुलिस ना पकड़े, पुलिस ना पकड़े, आपको पुलिस पकड़ेगी. आप घर से निकलता हो कि अरे मुझे गिरना नहीं है, मुझे गिरना नहीं, आप गिरोगे. आप सोचो आज कुछ बुरा नहीं हो जाए, बुरा नहीं जाए, बुरा होगा. टिफिन में अजीब सब्जी नहीं, अजीब सब्जी आएगी. आप कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा नेगेटिवली सोचते हो, वो वैसा होगा. अब ये कैसा होता है ये भगवान जानता है. इसके लिए एक और बहुत भारी बुक है, द सीक्रेट. ये भगवान जानते हैं वो कैसे होता होगा, मुझे भी नहीं पता है कैसे होता है, लेकिन ये होता है. द मैसेज दैट यू गिव योरसेल्फ हैपेंस. तो कभी भी कोई भी चीज के लिए अपन भारतीय अपने यहाँ क्या बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि रोज अपने जीप पे सरस्वती माता बैठती है 1 सेकंड के लिए, सब अच्छा अच्छा बोलो. अरे लॉजिक सेम है सबका, कि आप अच्छा ही बोलो ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बुरा नहीं जाएगा. तो लॉजिक सेम है. तो ये बुक पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति खुद के बारे में बुरा नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता. कोई सोचते ना अपन क्या, अपन ने क्या किया है, अपन क्या ही करेंगे, अपने साथ क्या ही होगा, कभी कुछ अपने दिमाग में आता है. ये वो कोई बोल ही नहीं सकता है कि अपने बारे में कुछ बुरा. जो बोलो अच्छा बोलो या मत बोलो. इफ यू से राइट, और राइट थिंग्स वुड हैपन, एंड दे वुड हैपन इन अ मैजिकल सेंस. ऐसा मतलब मैं तो इतना ज्यादा मानता है ना कि मैं बोलता रहूंगा, मैं रुकूंगा ही नहीं. तो मैं खुद को रोकता हूँ यहाँ पे. ऐसा यू शुड जस्ट रीड अ बुक. किसी के कहने से कुछ चेंज नहीं होगा, बट एक बुक पढ़ लोगे तो शायद चीजें चेंज हो जाए. जीडीपी अगर कोई है भाई, तो अब ये मत बोलना कि हमारी कब आएगी. आप कोई भी एक बुक ऑर्डर करो और पढ़ लो. संभव नहीं है मेरे लिए किताब भेजना, हो सकता है आगे पीछे का मैं प्लान करूंगा कि एवरी ऐसा बुक सेट के साथ में मैं कोई ऐसी बुक भी भेज दूंगा. लेट्स सी इफ आई विल ट्राई एंड प्लान इट अप. बट आप बच्चों को तो मेरे लिए संभव है, तो मैं यहाँ पे दे रहा है. एंश्योर दैट यू कंप्लीट एनी 1 बुक. एंड मैं थोड़ा वापस रिपीट करता हूँ, जिस व्यक्ति में पेशेंस है वो रीड करो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. इट विल नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. पेशेंस है, बहुत पढ़ सकते हो. जिस व्यक्ति ने लाइफ में कोई बुक नहीं पढ़ी है, वो यही वाली लेना. ये पहली बुक आप कंप्लीट कर लोगे तो सेकंड बुक कुछ भी हो सकती है ऐसी. दिस इज द इजीएस्ट बुक टू कंप्लीट. एंड इसके अलावा जिसको धंधे में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये बुक लो ऐसा. और जो कहीं फिट इन नहीं हो रहा है, ये ले लो. दिस इज तो फॉर एवरीवन. ऐसा है कि जिसको भी पढ़नी हो पढ़ सकता है. ऐसा ऐसा. चलो आई जस्ट ओपन इट अप हियर एंड देयर आफ्टर आप मसीह से ले लेना. और सुनो, सेट में हर एक सेट में एक बुक है, तो जल्दी कोई एक टाइप की बुक खत्म भी हो जाएगी, तो आप अपने हिसाब से लेके क्लोज करना. यस सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी.
सीकर, सीकिन। तो वो डिटेल समरी वीडियोस बनाता है, मतलब उसमें ऐसा प्रॉपर्ली वीडियो बनाता है वो कि हर एक चैप्टर कवर हो जाए, और उसका एक ऐसा वेबसाइट भी है जहाँ पे वो कोर्सेज सेल करता है, तो वो सही में बहुत अच्छा है उसका। अगर जो जिसमें पेशेंस नहीं और रीड नहीं कर पाता ना, तो वो बाय कर सकता है, वो देख सकता है। फेयर फेयर, मतलब सीकिन वही हो गया एक तरह से, एक ऑडियो नोट के अंदर पूरी बुक को बता देते हैं वो, या फिर वीडियो के अंदर भी। प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैं उनका वो नहीं कर रहा डिस्करेज, अब वही आपका कहना चाहिए कि जो नहीं कर रहा है बेटर है वो तो कर ले, दैट्स ए पॉइंट। तो सीकिन करके यूट्यूब चैनल है, जीडीपीडी, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, इट माइट रियली हेल्प यू अप। बट खैर अगेन मैं मेरा बताता हूँ, तो आप जो कह रहे हो दैट माइट वर्क, बट व्हाट आई एम पुशिंग स्पेशली इज ना कि इट्स लाइक पेपर को लेकर से इसको टच करो ऐसा, और इसका अपना मजा है बहुत ज्यादा। पेपर इज पेपर, मतलब उसको अपन कंपेयर ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है ऐसा। तो ट्राई एंड डू इट। अगर किसी के लिए एकदम इम्पॉसिबल है तो आई थिंक यू कैन यूज दोज यूट्यूब वीडियोस आल्सो, बट मतलब यू विल गो मैड ऐसा, मतलब ऐसा जो पेपर का फील है ना वो पेपर में ही रहेगा ऐसा। तो कोशिश करो कि एक्चुअली बुक पढ़ो। एंड खैर जीवन में भी सीखना चाहिए कि आप इतना पेशेंस भी तो डेवलप करना पड़ेगा कि आप बुक पढ़ो पूरी, एक छोटी वाली लो, छोटी पढ़ो, बट इंश्योर करो कि बुक पढ़ो ऐसा। आई क्लोज द सेशंस हियर, अदरवाइज क्या है कि मैं इनक्रोच करता रहूंगा अगले सेशन के अंदर। रीड दिस बुक स्पेशली दोस्त किड्स हु आर गोइंग। सबसे पहले जो लोग आज जा रहे हैं, आपकी चॉइस की बुक कौन सी, मैं आपको पहले दे देता हूँ। अरे वंडरफुल, छोटी लातुर, छोटी वाली गुंडे, यस यस प्लीज ओपन वन। जी सर, एंड में रुक जाते हैं, एंड में सबको तो ले लेते हाँ हाँ, तो पहले खत्म हो जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, लातुर कौन सी चाहिए आपको? छोटी वाली, पहली बार पढ़ रहे हो कोई बुक? यस। ये आप भी आज जा रहे हो क्या? ये हाँ यार, यस, ये लातुर के पास पास कर दो आप बस, ठीक है ना। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पेशेंस, हो जाएगा। अरे हाँ अभिजीत अभिषेक, थिंक एंड ग्रो रिच, बेस्ट है, ये उधर दे दो। ए गुंडे, कौन सी बुक? लास्ट वाली, यस, ये दे दो उनको, यस। हाँ रुक जाओ गुंडे, कौन है और जो आज ही चला जाएगा? यस, आंध्र प्रदेश, विच वन? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। बहुत भारी, ये पास कर दो। यू नॉट लीविंग टुडे ना? नो ना? यस 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 यस, 100%, ऐसा बहुत भारी। वो आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी, आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी, यू डोंट नीड इट, यू डोंट नीड इट। हाँ यस, ऐसा। चलो कहते बाकी सब लोग हैं जो आज जाने वाले हैं, चलो। हाँ हाँ, जो आज लास्ट लेक्चर उनका सब कुछ हो चुका है ना, अब बाकी लोग गधों यहाँ से आके आपको जो पसंद है वो लेके चले जाओ, लाइट लो, एक एक ही लेना बेशर्मो, ठीक है, खेल को ऐश करो, यस।